तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन के पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, कितनी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, किस तरह से आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होम लोन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए अब उसका एक रोड मैप देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करनी होती है और यहाँ प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, पहला रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। एक बार आपने फाइनलाइज कर ली प्रॉपर्टी, आप उसको 100% कैश से नहीं खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आप उसमें कुछ पोर्शन होम लोन का लेना चाहेंगे। तो अब होम लोन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है होम लोन का, आप लोन की एप्लीकेशन देते हैं। अब लोन की एप्लीकेशन के अंदर 3 काम हो जाता है आपका। एक होता है इंक्वायरी जनरेट करते हैं, आप प्रोसेसिंग फ़ी जनरेट करते हैं बैंक के साथ और आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। उसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस बाय बैंक। इसका मतलब है बैंक आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होती है और साथ ही साथ लीगल ड्यू डिलिजेंस भी करता है आपकी प्रॉपर्टी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तीसरा स्टेप आता है उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल और लोन सेक्शन का। आपका पूरा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और पूरा क्रेडिट अप्रेजल चेक किया जाता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है। उसके बाद फाइनली आपको लोन सैंक्शन होता है। और चौथा होता है आपका लेटर एंड एक्सेप्टेंस का। एक बार आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाने के बाद बैंक आपको एक ऑफर लेटर भेजता है जिसको आपको साइन करके एक्सेप्ट कर लेना होता है। उसके बाद आपका फिफ्थ आ जाता है लोन एग्रीमेंट का। एक बार आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप लोन एग्रीमेंट पर साइन करते हैं बैंक के साथ। उसके बाद फाइनल आ जाता है आपकी सेल डीड फाइनल होती है बायर और सेलर के बीच में। उसके बाद बैंक आपके फाइनल अमाउंट का डीडी हैंडओवर कर देता है सीधा सेलर को और फाइनली आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेते हैं। अब इसके बाद हम इन सभी स्टेप को थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है लोन एप्लीकेशन का। इसमें हम पहले इंक्वायरी जनरेट करेंगे। अब इंक्वायरी कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद आपको बैंक की इंक्वायरी जनरेट करनी है कि कौन से बैंक से आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आपको वही जाना चाहिए। आप ये इंक्वायरी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट बैंक से भी कोई जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करना चाहिए। फिर आपको जनरली प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस भी पता होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस जनरली 0.25% से लेकर 1% ऑफ लोन अमाउंट तक वेरी करता है। ये नेगोशिएबल होती है। जनरली बैंक 0.25% से लेकर 0.5% तक देती है। कई बार बैंक्स लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के लिए चार्ज करती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नेगोशिएट कर लें। फिर हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है आपको। डॉक्यूमेंट्स जनरली 3 तरह लोगों के लिए डिफरेंट होती है। सैलरी क्लास, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। सैलरी क्लास में पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगती है, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। फिर चौथे डॉक्यूमेंट में आता है आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप। फिर आपको प्रोसेसिंग फ़ी का चेक देना होता है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है लास्ट ईयर की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सैलरी क्लास के लिए लगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड में भी लगता है और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में भी लगता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको कुछ एडिशन डॉक्यूमेंट्स में भी लगता है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगता है और प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्सिस्टेंस में भी लगता है। फिर लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लग जाती है और फाइनली सीए से वेरीफाइड आपकी बैलेंस शीट लग जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लग जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रख सकते हैं जब भी आप कोई होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ड्यू डिलिजेंस विद बैंक। ड्यू डिलिजेंस के अंदर सबसे पहला स्टेप है कि फाइनेंशियल चेक का। इसके अंदर जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी है 6 महीने का, वो स्क्रूटिनाइज्ड किया जाता है। उसमें चेक किया जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, आपकी सेविंग्स हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है। फिर आपका एवरेज बैंक बैलेंस देखा जाता है। फिर आपके चेक रिटर्न्स और चेक बाउंसेस की हिस्ट्री देखी जाती है। उसके बाद आपके लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ देखी जाती है कि आप और कितने लोन्स भर सकते हैं और आपको कितना लोन मिलेगा। उसके बाद आपकी नेट इनकम चेक की जाती है। फिर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है।
इसमें आपकी क्रेडिट और पेमेंट रिकॉर्ड आ जाती है। उसके बाद बैंक एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन करता है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस चेक होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने दिया है वो सब चेक होता है। उसके बाद आपका थर्ड है टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस। इसके पहले कि आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स चेक की जाती है, अब इस टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के अंदर आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक की जाती है। इसमें प्रॉपर्टी की फिजिकल विजिट की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि एसेट कंडीशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, कोई एक्रोचमेंट तो नहीं है। फिर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए एक अलग से ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखी जाती है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, फिर अप्रूव्ड लेआउट्स एंड प्लान चेक करता है बैंक। टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के बाद आता है लीगल ड्यू डिलिजेंस। लीगल ड्यू डिलिजेंस के अंदर आपका सबसे पहले टाइटल चेक होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, जिसमें कि आपका टाइटल डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, जैसे सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। फिर आपका एग्रीमेंट फॉर सेल जो सेलर के साथ हुआ है उसकी एक कॉपी लेता है बैंक, और ये चेक करता है कि आपने कितने में वो प्रॉपर्टी खरीदी है। सेम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाते हैं बिल्डर के, जिसमें सबसे पहले टाइटल डॉक्यूमेंट चेक होता है, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी बैंक चेक करता है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन सैंक्शन। इसका मतलब है कि एक बार आपका ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपकी मैक्सिमम ईएमआई रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करता है बैंक। अब जितनी भी आपका इनकम है या लोन है या लाइबिलिटीज है, उसके हिसाब से आप कितनी ईएमआई दे सकते हैं। लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद लोन एलिजिबिलिटी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे एक होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब कि इसमें आपको सिर्फ 90% लोन ही बैंक देगी, बाकी 10 से 20% पेमेंट आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करती है। आपकी इनकम, एज, इन सब चीज़ों पर आपकी लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। अगर आप लोन एलिजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने स्पाउस या किसी को भी प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीद सकते हैं, उस केस में आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। इन सब के बाद बैंक आपको सैंक्शन्ड लोन अमाउंट बता देता है, और उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, जिसके अंदर आपको कितने का लोन सैंक्शन होगा ये आपको बता दिया जाता है। उसके अंदर बहुत सी डिटेल्स होंगी। पहला तो लोन सैंक्शन अमाउंट हो जाएगा, उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाएगा, जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल हो भी सकती है। उसके बाद आपका टेन्योर मेंशन किया जाता है लोन का। फिर आपका मोड ऑफ रीपेमेंट लिखा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना चाहते हैं या पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ ऑफर मेंशन होता है, ये जनरली 2 से 3 महीने के लिए होता है। उसके बाद बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है ऑफर लेटर के अंदर। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होता है। उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आप लोन अमाउंट से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑफर लेटर को साइन करके बैंक को एक कॉपी भेज देंगे, तो आपने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया वो लोन अमाउंट। उसके बाद आपका होता है लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में सारे के सारे बोरोवर साइन करते हैं। उसके बाद बैंक पोस्ट डेटेड चेक कलेक्ट कर लेता है। एक पोस्ट डेटेड चेक तो पूरा लोन अमाउंट का ले लेता है बैंक एज सिक्योरिटी, और बाकी के जो पोस्ट डेटेड चेक है वो भी बैंक कलेक्ट कर लेता है। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। आपने जब लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन बोरोवर, बैंक एंड बिल्डर। उसके बाद लोन डिसबर्समेंट होता है एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे सारे के सारे ले लेगा आपसे लोन एग्रीमेंट साइन करने के बाद। उसके बाद रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में सेल डीड साइन होती है, और जिस दिन सेल डीड साइन होती है उस दिन डिमांड ड्राफ्ट होता है। बैंक एक साथ पेमेंट करता है। रेडी टू मूव केस में जिस दिन आपके सेल डीड रजिस्टर्ड होता है उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैंडओवर होते हैं, और बैंक आपको डीडी भी हैंडओवर कर देती है, मतलब सेलर को हैंडओवर कर देती है। सबसे पहले आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड होती है एट सब रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद बैंक इंश्योर करता है कि आपने डाउन पेमेंट अमाउंट किया है कि नहीं। उसके बाद आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा जितना भी लोन अमाउंट आपको चाहिए था, सेम डे। उसके बाद बैंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेगा। जब अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दिए बैंक को, तो बहुत ज़रूरी है आप रिसीप्ट भी ले ले उस डॉक्यूमेंट की। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.